हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का टॉपिक है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, वहां पे दिया होगा कि ये जो एम्प्लॉय है ना, जिसकी हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसने इन्वेस्ट किया कुछ स्कीम्स में। ठीक, अब किसी किसी जगह जहां भी इन्वेस्ट करे वो इससे डिडक्शन मिल जाती है। एंड पे क्या मिल जाती है? उस डिडक्शन को हम कहते हैं 80C। मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि अगर ये पैसा इन्वेस्ट करे इस डिडक्शन में, ठीक है, इन आइटम्स में, तो इसका टैक्स कम होता है। इसका टैक्स तो आपके क्वेश्चन में होगा ये। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन आएगा या तो अलग आ सकता है, व्हाट आर द आइटम्स विच आर क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक, तो किन किन आइटम्स में ये इन्वेस्ट करे जो 80C में आता है। ठीक, फिर मैं क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF। अगर ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करे, फॉर एग्जांपल हर महीने ये 5,000 रुपए भरता है, किसमें? एक फंड में, तो वो कहाँ पे आता है? 80C में। हाँ, टैक्सेबल नहीं है ये, क्योंकि ये इसी का पैसा है। इसी का पैसा है। इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है? इन्वेस्ट समझो आप, ये सेव कर रहा है। क्या कर रहा है? कहाँ पे कर रहा है? ये SPF में। कहाँ पे कर रहा है? तो एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF 80C में आता है। टैक्सेबल नहीं है, मतलब ये मुलाजिम का पैसा है जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं। इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहा है ये? मतलब जमा कहाँ पे कर रहा है ये? जिसे कहते हैं ना GP फंड, मुझे पैसा कट रहा है GP फंड में, वो यही होता है SPF। ठीक, तो आप साथ साथ लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF। अगर SPF में ये इन्वेस्ट करे, SPF में ये सेव रखे पैसा, तो वो क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट। लेकिन कहाँ पे आता है? 80C में। कहाँ पे आता है? ओके, दूसरा, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ये RPF में इन्वेस्ट करे, RPF में सेव करे, तो व्हाट इज इट? डिडक्शन 80C में आता है। कहाँ पे आता है? आपने देखा था ना पिछले टाइम, आपके क्वेश्चन थे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है SPF में, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर भी होता था ना। लेकिन एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करे वो तो एग्जेम्प्ट है, वो तो टैक्स नहीं चढ़ता उस पे। लेकिन एंड पे 80C में वो आता है। क्या आता है? आप एज्यूम करें, फॉर एग्जांपल SPF में 10,000 है। कितना है? 10,000 है, और यहाँ पे 5,000 है। जब एंड पे हम टैक्स करेंगे ना, जब टैक्स निकालेंगे, तो ये 15,000 माइनस होंगे। मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ओवरऑल हम टैक्स निकालेंगे, GTI निकालेंगे, क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब सम अप करेंगे ना, तो उसमें होता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। 80, क्योंकि 80 में 80C आता है, 80D आता है। टफ लगा? तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF। दूसरा क्या है? टुवर्ड्स RPF। हो गए दो। टुवर्ड्स PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक, so employee own contribution towards SPF, employees own contribution towards RPF, and employees own contribution towards PPF। अगर PPF में भी ये इन्वेस्ट करे, सेव करे, तो वो भी कहाँ पे आता है? 80C में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज employees own contribution towards ULIP, ULIP, unit linked insurance plan, unit linked insurance plan। तो ये चार आप पहले याद रखोगे। देखो, SPF, RPF, PPF, ULIP, SPF, RPF, PPF और ULIP। ठीक, तो अगर मुलाजिम कंट्रीब्यूट कर रहा है इन फंड्स में, किन फंड्स में? SPF में, RPF में, PPF में और ULIP में। आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्या दिया होगा, तो आपको समझना है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, इस पे टैक्स नहीं चढ़ता। क्योंकि टैक्स कैसे चढ़ेगा? क्योंकि मुलाजिम
अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी जगह, ठीक। तो किन जगह वो इन्वेस्ट करे, वहां पे आता है एटीसी, ठीक। तो बता दीजिए पहला, एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, यूलिप। ये अलग आता है थियरी क्वेश्चन। जब मेरा था ना फाइनल ईयर, उस वक्त होते थे ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज नहीं थे। तो मुझे आया था, व्हाट आर द आइटम्स विच क्वालिफाई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या, व्हाट आर द आइटम्स विच क्वालिफाई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक। ये आपको न्यूमेरिकल मतलब सीधे यही थ्योरेटिकल आ सकता है, ठीक है बेटा। ओके, डन। क्या था पहला पॉइंट, एसपीएफ। दूसरा क्या था, आरपीएफ। तीसरा क्या था, पीपीएफ। फोर्थ वन इज यूलिप। पहले ये चार आपको इस लाइन में होने चाहिए याद। एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, टुवर्ड्स आरपीएफ, टुवर्ड्स पीपीएफ, टुवर्ड्स यूलिप। इज इट क्लियर? कम से कम 15 करेंगे लर्न हम। इसका लिस्ट बहुत बड़ा है, ठीक। 15 हम लर्न करेंगे, वो हम लिख सकते हैं। 4 हो गए, ठीक। इसके बाद एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सुपर एनिवेशन फंड। ये इन स्कीम्स के नाम है, ठीक। कहाँ पे, सुपर एनिवेशन फंड या एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, सुपर एनिवेशन फंड और ईएलएसएस में। कहाँ पे, एम्प्लॉय। ऐसे लिखना बेटा, पहले ये 4 लिखे, फिर लाइन छोड़ना, फिर ये 2 लिखना, क्योंकि लर्न हो जाएगा आपको इसी के साथ। पहले क्या लिखोगे, ये 4, मतलब इट मीन्स एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, यूलिप। पहले आया, फिर लाइन छोड़ना, फिर लिखना एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सुपर एनिवेशन फंड, टुवर्ड्स सुपर एनिवेशन फंड। इज इट क्लियर? टुवर्ड्स सुपर एनिवेशन फंड। और दूसरा क्या है, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। हो गई 6, हो गई 6। फिर से रिपीट करें मेरे साथ। एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, यूलिप। फिर उसके बाद सुपर एनिवेशन फंड और ईएलएसएस। देखो, सुपर एनिवेशन फंड और ईएलएसएस कितने हो गए, 6। अब नो लर्न करने, क्योंकि कम से कम 15 हम लर्न करेंगे, और ये सारे आइटम्स आपके क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। यूलिप समझ आया, ठीक। सुपर एनिवेशन फंड और ईएलएसएस हो गए 6। अब जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। क्या बेटा, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ, ये भी एक स्कीम है जिसका नाम है जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ जीवन धारा एंड जीवन अक्षय। कौन सी बेटा, जीवन धारा एंड जीवन अक्षय, ठीक। एंड वन मोर पॉइंट, अमाउंट एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। किसके बेटा, यूटीआई के। यूटीआई मीन्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके अगर हम यूनिट्स खरीदेंगे, वो भी क्या है बेटा, एटीसी में आता है। कहाँ पे आता है, समझ नहीं आया, फिर से देखो। अगर आप जीवन धारा और जीवन अक्षय में इन्वेस्ट करोगे, वो एटीसी में आता है। अगर आप यूटीआई में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज रखना। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स, अब लिखना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक। देखिए बेटा, फिर से रिवाइज करेंगे आप। एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, यूलिप हो गया ये। फिर इसके बाद सुपर एनिवेशन फंड एंड ईएलएसएस, ईएलएसएस हो गए 6। फिर इसके बाद मैंने कहा था बेटा जीवन धारा, जीवन अक्षय, जीवन धारा और जीवन अक्षय और यूटीआई, यूटीआई कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। इज इट क्लियर? अब कितने लर्न करने हैं, 7। टफ लगा, टफ लगा यहाँ तक, टफ लगा यहाँ तक, ठीक। वन मोर रिवाइज। अगर मुझे कोई कहेगा एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ, यूलिप, इज इट क्लियर? फिर इसके बाद जीवन धारा, जीवन अक्षय और ईएलएसएस। नहीं, पहले सुपर एनिवेशन फंड, सुपर एनिवेशन फंड और ईएलएसएस। फिर क्या है, जीवन धारा, जीवन अक्षय एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई, यूटीआई मीन्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ तक ठीक, लर्न हो जाएंगे, ये लर्न हो जाएंगे, रादर हो गया, ठीक। 1-2 बार पढ़ेंगे और हमें ये लर्न हो जाएगा। आफ्टर दैट इकट्ठे ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। बेटा क्या,
ग्रुप इंश्योरेंस प्लान या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू या 9th इशू या एनएसएस नेशनल, ये थेरेटिकल पर्पस के लिए है क्योंकि एटीसी अगर आ सकता है। सो अमाउंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो वो भी कहाँ पे आता है, एटीसी में। ग्रुप इंश्योरेंस प्लान एनएससी 8th इशू और एनएससी का आपने सुना है, इसके पास वो सर्टिफिकेट्स है, इसने बैंक में वो सर्टिफिकेट्स रखी है। अगर वो बैंक में सर्टिफिकेट्स रखी है ना तो उसे कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू या 9th इशू या अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग स्कीम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स परचेज ऑफ एनएससी 8th इशू और 9th इशू, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एनएससी, एनएसएस ये था, एनएससी ये क्या था, एनएससी एनएसएस, ठीक। एनएससी 8th इशू और 9th इशू, एनएसएस 1992। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, अगर आप बेटा इसमें इन्वेस्ट करोगे, किसमें इन्वेस्ट करोगे, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट एटीसी। टफ लगा, टफ लगा फिर से। सो ग्रुप इंश्योरेंस प्लान क्या था, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान एनएससी था और एनएसएस था। एनएससी था 8th इशू और 9th इशू, एनएसएस 1992। इज इट क्लियर? फिर से बेटा ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान एनएससी 8th इशू या 9th इशू और फिर एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम 1992। इज इट क्लियर? कितने हो गए बेटा, 10 हो गए नहीं 11 हो गए, है ना? चेक कीजिए। इज इट क्लियर? सो स्टिल वी हैव 4। ठीक, यहाँ तक ठीक। ग्रुप इंश्योरेंस प्लान एनएससी 8th इशू और 9th इशू, एनएसएस 1992। अगर इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो एटीसी हमें मिलेगा। इसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस ऑन हिज लाइफ या वाइफ और चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉय, और चाहे ये खुद दे या एम्प्लॉयर दे, चाहे ये खुद दे या, बात समझना, अगर एम्प्लॉयर देगा टैक्सेबल है क्योंकि ओब्लिगेशन, कर्जा था एम्प्लॉय का, दिया एम्प्लॉयर ने, ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर, बात समझना। अगर एम्प्लॉय देगा एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर देगा टैक्सेबल। मगर सर अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसने दिया तो उसकी डिडक्शन क्या है, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। यहाँ पे देखिए, सपोज इसने दिया प्रीमियम 30,000, कितना दिया 30,000, सम एश्योर्ड पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी पॉलिसी है 2 लाख की, क्या है 20% ऑफ 2 लाख दैट्स इक्वल 40,000। इन दोनों में से छोटा कौन है 30 के, सो 30,000 आएगा एटीसी, 30,000 आएगा। टफ लगा, फिर से समझिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आएगा ही। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज वाइफ एंड पेड बाय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, उसमें डिडक्शन क्या मिलेगी, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। अब आपको क्वेश्चन में कभी सम एश्योर्ड नहीं दिया होगा तो उस वक्त आपने सिर्फ प्रीमियम लेना है। क्या लेना है, टफ लगा, क्या लेना है, प्रीमियम। ठीक, फिर से बताइए, मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद की लाइफ पे या वाइफ पे या चिल्ड्रन पे, हाँ चाहे एम्प्लॉय दे या एम्प्लॉयर दे, तो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है बेटा, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। यहाँ तक ठीक? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, ये समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जरा मुझे बताइए इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान एनएससी 8th इशू 9th इशू और एनएसएस 1992, और हमने क्या कहा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज लाइफ, वाइफ या चिल्ड्रन। व्हाट इज द क्वालिफाइंग अमाउंट, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। देखो यूजुअली 20% है, अगर चेंज हुआ होगा
तो हम देखेंगे, क्योंकि अभी बुक मेरे पास नहीं पहुंची, ठीक, वो हम चेक करेंगे। एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट, यहाँ तक ठीक। कोई क्वेश्चन? हाँ, जहाँ पे पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया होगा वहां पे क्या हम लेते हैं, सीधे लेते हैं प्रीमियम। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने हाउस लोन लिया है, क्या लिया है, रिपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, हाउस का लोन हम वापस कितना दे रहे हैं, लोन हम कितना वापस, दैट आल्सो क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। रिपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, क्या बेटा, रिपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस। अगर हमने मकान बनाने के लिए कोई लोन लाया था, अब हमने 30,000 वापस दे दिए, कितने दे दिए, वो 30,000 भी आएगा किस में, 80C में। किस में आएगा? इज इट क्लियर? फिर से बताइए, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, एनएससी 8th इशू और 9th इशू, एनएसएस 1992। इज इट क्लियर? फिर पढ़ा था हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज लाइफ, वाइफ और चिल्ड्रन, एक्चुअल क्वालिफाइंग अमाउंट, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा था रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रिपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन, ठीक, यहां तक ठीक। इसके बाद जस्ट कुछ थ्योरेटिकल है, 3 पॉइंट्स वो पढ़ूंगा मैं सीधे। पहला, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, जो ट्यूशन फी आप ले देते हो ना मुझे, अगर आपका पापा होगा ना एम्प्लॉय, क्या होगा पापा आपका, एम्प्लॉय, तो उसे 80C मिलता है, ठीक। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर हिज 2 चिल्ड्रन ओनली क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। टफ लगा तो लर्न हो जाएगा। ट्यूशन फी, ओके। इन्वेस्टमेंट इन नाबार्ड, किसमें, नाबार्ड, ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्वालिफाइज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर ट्यूशन फी होगा 80C, नाबार्ड में इन्वेस्ट करोगे 80C, अमाउंट डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, किसमें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया पैसा, वो भी क्या आता है 80C। और अमाउंट इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो भी क्या मिलता है 80C। देखो बेटा, ये जस्ट थ्योरेटिकल के लिए है, जब आप एग्जाम दोगे ना तो ये चीजें लर्न करना साथ, क्योंकि अगर अलग क्वेश्चन आया आपको, क्या आया, व्हाट आर द आइटम्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो पहले से पढ़ते हैं, पहले से, ठीक। अब चेक करना, याद रखो बेटा, एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF, RPF, PPF, ULIP। इज इट क्लियर? आया पहले ये। फिर था सुपर एनिवेशन फंड और था ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, हो गई 6। फिर था जीवन धारा, जीवन अक्षय था, जीवन धारा और जीवन अक्षय, और उसके बाद क्या था, परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हो गया 8, ठीक। उसके बाद था बेटा ये ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, एक मिनट, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, NSC 8th इशू और 9th इशू, और था NSS 1992। फिर था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हिज लाइफ, वाइफ या चिल्ड्रन, उसका क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। और मैंने वहां पे कहा अगर आपको सम एश्योर्ड नहीं दिया होगा, एक्चुअल प्रीमियम पेड जो है वही आपको क्या आएगा बेटा, वही आपको आएगा 80C में, ठीक, यहाँ तक ठीक। और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है, इसके बाद मैंने कहा था अगर आप हाउसिंग लोन वापस दोगे, ठीक, हाउसिंग लोन आप वापस दोगे, जितना दोगे वो 80C में आएगा। अब बता दीजिए बेटा और एक चीज, सर ये तो हम सेव कर रहे हैं ना पैसा, ये हम सेव कर रहे हैं पैसा, ठीक, इससे हमें टैक्स कम होता है। तो अब यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट, और एक पॉइंट बताना है मुझे, अगर आप इन्वेस्ट करोगे नाबार्ड में, या ट्यूशन फी है, ठीक है, कहाँ पे, नाबार्ड में, या ट्यूशन फी, या CBDT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इज इट क्लियर, या समृद्धि, वो है ना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ये भी आता है 80C में। सर आप बता दीजिए अगर हम 10 लाख सैलरी पकड़ते हैं, अब हमने 9 लाख रुपए ये किया इन्वेस्ट, क्या हमें 9 लाख मिलेगा डिडक्शन? ऐसा नहीं है। तो फिर टैक्स वालों ने क्या कहा कि एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक 80C इन्वेस्ट आप कितना भी करो, मगर आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जब आप लिखोगे ना, एंड पे लिखना है, ठीक है, एक्चुअल क्वालिफाइंग अमाउंट और 1,50,000 विच एवर इज लीस्ट, क्या बेटा, एक्चुअल मतलब क्या,
फॉर एग्जाम्पल एटीसी का टोटल आया 3 लाख, कितना आया? अब 3 लाख लोगे कि 1.5 लाख? तो 1.5 लाख आपका एटीसी में आएगा। ठीक है, एक दो बार आप रिवाइज करें एटीसी का। ठीक है, याद कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हो गया ये लर्न, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ये तो ऐसे लर्न होता है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, मगर मेक श्योर कि ये टैक्सेबल नहीं है, आपकी सैलरी में ये नहीं आएंगे, ये आपको अलग दिखाना है। एटीसी क्या दिखाना है? एटीसी। इज इट क्लियर? ठीक है, कंप्लीट। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, जहां पे हम देखेंगे कि मतलब इन आइटम्स को हम डील कैसे करते हैं। यहाँ पे चेक करें आप, ये दिख रहा है? दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स द इनकम ऑफ श्री अरविंद एंड द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च। सैलरी कितना है? 32,000 पर मंथ, जैसे हम लेते हैं। ठीक, बात करो ना मेरे से। ओके, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इट मींस ये कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इट इज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे नहीं आएगा, बट इट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इज इट क्लियर? ओके, DA, DNS allowance 5,000 per month. It is not considered for computation of his retirement benefit. So DA unmarked. Interest credited to P at the rate of 13% is 13,000. Okay, contribution to PPF. It is exempt, but 80C. Tough लगा? Okay, bonus, statutory bonus. ठीक, his ration bill of 2,000 per month is paid by employer. Obligation of employee met by employer. It is taxable. ओके, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी 12,000 ऑन ए पॉलिसी ऑफ 2 लाख। ये कितना दे रहा है प्रीमियम? 12,000। कितना दे रहा है? 12,000। पॉलिसी कितने की है? 2 लाख। सो LIC मैंने कहा था ना, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लीस्ट। ठीक, डिपॉजिट 4,800 इन ELSS 80C। रिपेमेंट ऑफ हाउस लोन 20,500, है ना? सो हाउसिंग लोन ये भी आता है ना किसमें? 80C। टफ लग? तो चलो ये क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले हमारा सैलरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिक पे। हाउ मच इट इज? बेटा करो जल्दी। 32,000 इंटू 12, 32,000 इंटू 12, बेटा कितना? 3,84,000। मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा 80C। क्या बेटा? यहाँ पे ही हम करेंगे अलग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है बेटा? ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब बता दीजिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इट इज एग्जेम्प्ट, है ना? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, व्हाट इज इट? एग्जेम्प्ट, लेकिन ये एटीसी में आता है। ठीक, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 4,000 पर मंथ। ये अलग पार्ट है, अब ये अलग पार्ट है। इसके बाद पहले आपको याद है कि बेसिक के पे के बाद हम लेते थे स्पेशल कमीशन और डीए मर्ज्ड, वो मत है? चलो, ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स पीएफ। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, ये है ना आरपीएफ, वो याद है? इसने भी कंट्रीब्यूट किया है 48,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, इसमें लेस कितना करेंगे हम? याद है आपको? 12% ऑफ सैलरी, याद है? बारह परसेंट सैलरी इज 3,84,000। वो कितना आया आपको? 12% ऑफ 3,84,000, 46,000। अब ये माइनस करें आप, 48,000 माइनस 46,080,
48,000 माइनस 46080 1920, ठीक है 19, तो ये आया समझ आपको, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ। इज इट क्लियर? हाँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो आता है 80C में। कहाँ पे आता है? यहाँ तक ठीक? टफ लगा? ओके। इसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना है? 5000 पर मंथ, है ना? डियरनेस अलाउंस ये ना अनमर्ज्ड, अगर मर्ज्ड होता तो ऊपर लेते, ऊपर हम लेते, है ना? तो क्या है ये बेटा? DA unmerged. How much it is? 5,000 into 12. So that is 60,000. Is it clear? Okay, ये भी आया। अब interest credited to provident fund. Interest credited to provident fund. याद है interest credited to provident fund? गिवन अमाउंट कितना है? 13,000 डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस 3.5। याद है? गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस, सो दैट्स इक्वल 3500। इज इट क्लियर? यहां तक कोई चीज कंफ्यूजन? नाउ कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पहले तो एग्जेम्प्ट है लेकिन एटीसी में आता है, ठीक? दिखाया है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, हाउ मच इट इज? 9000। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? ओके। अब बता दीजिए, नाउ देयर इज बोनस। ये कौन सा बोनस होता है? स्टैट्यूटरी बोनस। कितना है बेटा? 30,000। ओके। His ration bill 2000 per month is paid by employer. Obligation of employee met by employer. Taxable? याद है कहा था? बेटा कितना है वो? 2000 per month. That is 24,000. Okay. Premium of life policy 12,000 on a policy of 2 lakh. ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने आपको कहा था? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेड और 20% of sum assured, 20% of 2 lakh. What is the premium paid? 12,000. That is 40,000. Whichever is least, that is 12,000 रुपए। टफ लगा? इज इट क्लियर? ये आता है इसमें, इसमें मजा आता है, ठीक? ओके। हाँ, अगर एम्प्लॉयर देता ना ये प्रीमियम तो ये बनता ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे टैक्सेबल था, ठीक है? इसके बाद कह रहा है 4800 इसने डिपॉजिट किया ELSS में। कितना? ये भी क्या है बेटा? ELSS पढ़ाया 4800। टफ लगा? और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 20,500। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन बेटा कितना आया? 20,500। टफ लगा? टफ लगा बेटा ये? तो ये डन, दिस इज डन एंड ऑल्सो दिस इज डन। आपका क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताए, यहां पे आप ये करें, टोटल यहां पे करें
तो उसका नाम आप देंगे ग्रॉस सैलरी। क्या देंगे? ग्रॉस सैलरी। ठीक, कैलकुलेटर मैं उठाऊं? जरा छोड़ दो कैलकुलेटर। दिस इज 0, दिस इज 2। पाँच आठ नौ तो आखा कह रहे सीधे सीधे बात कर गए वो 503420। इज इट क्लियर? लेस करेंगे इसमें, लेस करेंगे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड लेस क्या करेंगे बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, इज इट क्लियर? लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अंडर सेक्शन क्या होता है वो? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A। वो कितना आ रहा है बेटा? इज इट क्लियर? टफ लगा? दिस माइनस दिस करें आप, दैट इज 0 2 4 3 5 4 5 3 4 2 0। So this is your income from salary. You just sum it up, this ATC का sum क्या बेटा? 75 इसका और मत है कुछ? This is 0 त्रुवा 8 5 के त्रुवा अखा कैरी नाना के अर्धा के वो भी 4 जाय कैरी 4 5 रुपये 9। अब कहाँ से आया 75? ये तो आया 94300। क्या आया? लेकिन इसका सम करो कितना आया ये? 94300। बट वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। हमें इसका क्या लेना होता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या यही है ना? अब बताओ एक्चुअल क्वालिफाइंग अमाउंट बेटा कितना आया? 94300 और 1,50,000, विच एवर इज लीस्ट। सो ये आपका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट टोटल इनकम, क्या कहेगा? फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम। अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये आंसर था। इनकम फ्रॉम सैलरी तो ये आंसर था। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या निकली आपको? 453420 निकला ये। अगर आपको कहेगा क्वेश्चन कि आप निकाले टैक्सेबल इनकम, क्या निकाले? तो हम यहाँ पे लिखते, ऐसे लिखते हम लिखते इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स। ये तो नील है, हमें ये तो नहीं दिया है, मत दिया है। जब इन्हें सम करते हैं तो हमें निकलता है GTI। क्या निकलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। पर इनकम फ्रॉम सैलरी आया ना हमें 453420, तो यही बनेगा आपका GTI 453420। इसको हम करते हैं लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन। ठीक है, अंडर सेक्शन 80C। हमें सैलरी को माइनस नहीं करना होता है। ये जब सारा निकालते हैं ना, फिर एंड पे हम करते हैं माइनस, जो कि आपके सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं रखा है। देखो GTI निकाला आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का होता वो भी लेते, बिजनेस का होता वो भी लेते, अदर सोर्स का होता वो भी लेते, फिर क्या बनता है? GTI ग्रॉस टोटल इनकम। अब ATC कितना आया आपका? 94300। दिस माइनस दिस
दैट इज 02195 359120। क्या आया? 359120। दैट इज योर टोटल इनकम 359120। समझ आया कैसे निकालते हैं जीटीआई हम? ग्रॉस टोटल इनकम। ये मैंने पिछले समय आपको पढ़ाया था। जीटीआई क्या होता है? द सम ऑफ ऑल 5 हेड्स। द सम ऑफ ऑल 5 हेड होते हैं ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी सिर्फ दिया था, मैंने आपको ज्यादा दिखाई है एक्स्ट्रा पॉइंट, वरना दिखाने की जरूरत। हाँ, हमें तो सिर्फ यहाँ तक आंसर था, ये और ये निकालना था। अब मैं कह रहा हूँ अगर कभी कहेगा आपको क्वेश्चन कि ऐसे करो, टैक्सेबल इनकम निकालो आप, तो आप पहले आप जीटीआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीटीआई निकाला, उसे क्या करेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। इज इट क्लियर? आप नजर दीजिए, कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए देयर इज अ पॉइंट, कंसेशनल एकोमोडेशन। आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ा है ना? कंसेशनल एकोमोडेशन क्या होता है बेटा? आपको निकालना है रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या निकालना है? मतलब जैसे आप निकालते हो, जैसे आप निकालते हो ना रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाँ, वो आप यहां पे लोगे। उसमें आपको करना है एक चीज, माइनस, लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। क्या मैंने कहा? फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू आया 1 लाख। कितना आया? और एम्प्लॉई ने रेंट दे दी इसमें 30,000, तो कितना आया वैल्यू? तो 70,000 इज टैक्सेबल। सर व्हाट इज कंसेशनल एकोमोडेशन? मैं आपको समझाता हूँ, रुको बेटा। कंसेशनल एकोमोडेशन क्या होती है? सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन का रूल है, चाहे ओन्ड हो या हायर्ड हो, ठीक है? तो हमारे पास एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है आमिर, ठीक, एंड वी आर अ कंपनी जिसका नाम है ए कंपनी, ठीक। ए कंपनी ने इस आमिर को कहा, इस आमिर को कहा, बात समझना, कि हमारे पास 2 मकान है। कितने मकान है? 2, ठीक बेटा। यहां देखिए ना, कितने मकान है हमारे पास? 2। अगर आप ये लेंगे, हम आपको एक फ्री देंगे, ये हम आपको नहीं दे सकते। तो क्यों? आप इतना नहीं कमा रहे हो, हम आपको ये नहीं दे सकते क्योंकि ये लग्जरी है। तो पहले समझ आए? इन्होंने इसे एकोमोडेशन दी। कौन सी एकोमोडेशन? ये फ्री, रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम इसका वैल्यू निकालते हैं फिर लेते हैं, है ना? अब आमिर कह रहा है इसे कि अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं ये ले लूं तो मुझे क्या कुछ और देना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, कंपनी ने कहा कि आपको इसके लिए 3000 पर मंथ देना होगा। कितना? आमिर कह रहा है ये तो समंदर के पास है, यहाँ का व्यू अच्छा है, अगर मैं 3000 यहीं से दूंगा टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। इसका वैल्यू 3000 नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है 50,000। आप एज्यूम करो 50,000, ठीक। तो उसे कहा जाता है कि अगर आपको ये लेना है, आपको वहीं से देना है कितना? कितना देना है? 3000 पर मंथ। कितना देना है? तो जितना वैल्यू निकलेगा उसमें करना है ये माइनस, दैट्स कॉल्ड कंसेशनल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं उसे? टफ लगा? सर हम पहचानेंगे कैसे ये? हम ये पहचानेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है। देखो, रेंट फ्री एकोमोडेशन इट इज अ फैसिलिटी विच इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर एम्प्लॉय रेंट देगा तो इट इज कंसेशनल एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? 4000 हो, 5000 हो, या तो वही से कहेगा कंसेशनल रेंट ऑफ 400, कंसेशनल रेंट ऑफ 500। इज इट क्लियर? पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट समझ आया है ना आपको? हाँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन में था ओन्ड और हायर्ड। ओन्ड होता था एम्प्लॉयर का अपना, हायर्ड होता था एम्प्लॉयर लाता था वो किराए पे। होता था कि नहीं? अब इन केस ऑफ ओन्ड अकोमोडेशन, किसमें? सैलरी ऑफ गार्डनर इज एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? क्या बेटा? अगर ओनर्ड अकोमोडेशन है तो गार्डनर की सैलरी क्या है? एग्जेम्प्ट।
ये याद रखना बेटा, ठीक है। आप कॉपी करिए थोड़ी चीजें, समझ आया, ठीक। कोई क्वेश्चन? सो क्या कहा मैंने, ओन्ड एकोमोडेशन में सैलरी ऑफ गार्डनर क्या है, एग्जाम। कंसेशनल एकोमोडेशन क्या है बेटा, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है, ठीक है। फिर लेस करना है आपको रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक। बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी बहुत इजी है ये, ठीक। ये पॉइंट हर एक जगह पे इस्तेमाल होगा। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, दिख रहा है ये क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव बेसिक सैलरी 25,000 per month, DA है 5,000 per month, 3,000 enters into service benefit. So 3,000 is merged, 2,000 is unmerged. Is it clear? And this is bonus, statutory bonus, or salary, leave encashment of salary, salary in lieu of past accumulated leave. ठीक, okay. Entertainment allowance taxable, reimbursement of CA incurred in performance of ड्यूटीज। ये कह रहा है कि हमने खर्चा दिया है ताकि ये काम कर सके, ताकि ये, मगर ऑफिशियल काम एग्जेम्प्ट क्या है ये, सर भूल गया, फिर से समझो। वो खर्चा दिया हमने इसे, रिएम्बर्समेंट ऑफ कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, इसको काम करने में खर्चा लग गया 1500 पर मंथ, दैट इज एग्जेम्प्ट। काम करने में, ऑफिस का काम करने में, दैट इज एग्जेम्प्ट। फर्निश्ड हाउस एट कंसेशनल रेंट, दिस इज द पॉइंट, एट यू नो दिस कंसेशनल रेंट, कुछ नहीं करना है, एंड पे माइनस करना, एंड पे क्या करना है, माइनस। इज इट क्लियर? देखिए पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा, फेयर रेंटल वैल्यू इज 6500, इट इज फेयर रेंट, इट इज नॉट एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ओके, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इतना, सैलरी ऑफ गार्डनर इतना, ये ओन्ड है कि हायर्ड है, पहले ओन्ड है। इज इट क्लियर? और मैंने एक पॉइंट आपको अभी कहा था, इन केस ऑफ ओन्ड एकोमोडेशन सैलरी ऑफ गार्डनर इज एग्जेम्प्ट, पहले निकालेंगे वो। ओके, क्लब बिल्स है, इसका किसने दिया, एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू आरपीएफ 13% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। लेकिन हाँ, वो 13% एम्प्लॉय का आएगा 80C में, इसमें। और reimbursement of medical expense in respect of treatment of notified disease for an approved hospital। आपको पता है अप्रूव्ड हॉस्पिटल मीन या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल। मेडिकल अगर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे खर्चा हो रहा है और इलाज किया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या क्या कह रहे हैं इसे, या तो एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में, व्हाट इज दैट, एग्जेम्प्ट। टफ लगा? ओके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, इसने खुद दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इतना इतना इतना, व्हाट इज इट, 80C। अमाउंट डिपॉजिट प्रीवियस ईयर ELSS में 80C, कंट्रीब्यूशन टू PF 80C। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, क्वेश्चन करना है ना हमें, ठीक। तो चलो कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले लिखेंगे हम बेसिक पे, बेसिक पे कितना है, दैट इज 3 लाख, दैट इज। इसके बाद लेते हैं ना DA, मगर कौन सा, मर्ज्ड, वो है 3012, दैट इज 36,000। और ये जो ये पॉइंट आपका आया बेटा, कौन सा, ये, क्योंकि स्पेशल कमीशन मत है, स्पेशल कमीशन मत है, तो ये क्या आपका आया बेटा, सैलरी बताओ कि मुझे कितना आया, ये आया 3,36,000। इज इट क्लियर बेटा, कितना आया, 3,36,000। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद ही हम लेते हैं DA अनमर्ज्ड, 5,000 था ना, ये 3,000 था, ये इसके लिए, तो 2,000 into 12, 24,000। okay, this bonus is what you call it, statutory bonus, statutory bonus। Is it clear? How much it is, 20,000। okay, leave encashment of salary,
leave encashment. How much it is? Leave encashment. It is 15,000. समझ आ रहा है? 15,000. Okay. EA, entertainment allowance. It is taxable. It is taxable. How much it is? 1,500 into 12. कितना बेटा? 18,000. Is it clear? Okay. अब मुझे बता दीजिए. Now there is reimbursement convenience expenditure incurred. It is exempt. ठीक, क्या है ये? Exempt. Now there is furnished house at concessional rent. क्या है? तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, concessional accommodation. क्या लिखेंगे? टफ लगा कि टफ लगा? यहाँ पे लिखेंगे concessional accommodation. Concessional accommodation. क्या बेटा? Concessional accommodation. तो ये किसके बराबर होता है? पहले हम निकालते हैं रेंट फ्री accommodation. क्या निकालते हैं? लेस करते हैं इसे रेंट पेड बाय एम्प्लॉई. वो रेंट कितना देता है? 3,000. पहले क्या निकालेंगे हम? रेंट फ्री एकोमोडेशन. क्या निकालेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन. इज इट क्लियर? चलो ये बाद में निकालते हैं एंड पे. क्लब बिल पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल. व्हाट इज इट? समझ आया? क्लब बिल टफ लगा? बताओगे कितना है बेटा? 7,200. इज इट क्लियर? ओके. कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू आरपीएफ. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ एग्जेम्प्ट, मगर एटीसी में आता है. अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये कितना परसेंट कर रहा है? 13% ऑफ सैलरी. एग्जेम्प्ट कितना है? 12% ऑफ सैलरी. एग्जेम्प्ट कितना है? 12% ऑफ सैलरी है ना? नहीं समझ आ रहा है. एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सैलरी. तो ये 13% कर रहा है कंट्रीब्यूट, तो हम सीधे लिख सकते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%. 12% से ज्यादा. 12% से, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1% ऑफ 3,36,000. इज इट क्लियर? वो आएगा 3,360. कि नहीं समझ आया? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13% ऑफ दिस, उसे करेंगे -12% ऑफ दिस, तो बचता है ना 1%. तो ऐसे लिया हमने. इज इट क्लियर? ये भी ले लिया. नाउ रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस. रिएम्बर्समेंट ऑफ, ठीक. देखो अगर मैं ये पॉइंट, ठीक, अगर मैं यहाँ पे एटीसी निकालूं, क्या निकालूं? चेक करना बेटा, ये बहुत इजी है, डरना नहीं है. हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया है, वो बाद में करते हैं. एटीसी में सबसे पहले देखो ये एग्जाम्प्ट है. रिएम्बर्समेंट ऑफ कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग, ये एग्जाम्प्ट है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या बेटा? तो आर कितना कर रहा है? 13% ऑफ 3,36,000. समझ आया कितना? 3,36,000. इज इट क्लियर? ओके. रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, इट इज एग्जाम्प्ट. और LIC
LIC प्रीमियम, ओन लाइफ, वाइफ और सन। अपनी लाइफ पे कितना दिया इसने? 20,000। वाइफ पे कितना दिया? हाँ बेटा वो कितना आ रहा है? 3,36,000। 436। टफ लगा? ओके यहाँ तक ठीक। इसके बाद ये कर रहा है ELSS में, है ना? चेक इट, ELSS 20,000 और PPF। टफ लगा? अब आप टोटल करें, कितना? मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, 134। इज इट क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें जस्ट निकालना है कंसेशनल अकोमोडेशन। इज इट क्लियर? और याद रखना कंसेशनल अकोमोडेशन वेट फॉर व्हाइल। तो अब क्या हमें निकालना है? अब हमें निकालना है पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या निकालना है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। चलो हम निकालते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इट इज ओन्ड हाउस। क्या है सर? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे फेयर रेंट दिया है, हायर्ड नहीं लिखा है? क्या दिया है? फेयर रेंट। और जो ये है ना ओन्ड अकोमोडेशन, इस वक्त किसके बराबर होता है? ये 15% ऑफ स्पेशल। So you have to find out special salary first. You have to find out special salary first. क्या निकालना है आपको बेटा? Special salary. Is it clear? The first one is basic pay. यहाँ पे 3 लाख। फिर वहाँ पे DA merged. How much it is? 36,000. Is it clear? Unmerged नहीं लेना है, statutory bonus लेना है। That is 20,000 और EA कितना है? 18,000। 0,0,0 gets the account carry 14 के साथ। So this is 3,74,000. 15% of 3,74,000 that's equal to बेटा। करेंगे आप? ठीक, ऐड कर। हाँ तो 56100, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और फर्नीचर बेटा कितना है बेटा? 3,50,000। फर्नीचर कितना है? 3,50,000। इज इट क्लियर? एड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, so that is 35,000। 0011 91,100। This is the value of rent free accommodation। टफ लगा? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ ओन्ड अकोमोडेशन, बेटा याद रखना ये पॉइंट। इन केस ऑफ सैलरी ऑफ गार्डनर इज एग्जेम्प्ट। बेटा किसमें? अगर ओन्ड अकोमोडेशन होगी, सैलरी ऑफ गार्डनर क्या है? देखो ये निकला रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या निकला? कितना निकला? 91,100। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम 91,100। दिस माइनस दिस, वो कितना आ रहा है? So 55,100 is your concessional accommodation। concessional accommodation, is it clear? अब जो इसका टोटल आप करोगे वो निकलेगा आपका ग्रॉस सैलरी। क्या निकलेगा? और लेस आप करोगे स्टैंडर्ड
अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1A, वो कितना है बेटा? पहले आपको सम करना है इसका हर एक का। तो सबसे 3,36,000 प्लस 44,000 प्लस 33,000 प्लस 55,100 प्लस 7200 3360, that's equal to 478,660 478,660 माइनस करेंगे वहीं पे 50,000, that is 428,660. This is your ठीक, you're just one rule away to complete your salary जो आप करते हो किसमें, एग्जाम में जितना आता है। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, कंसेशनल अकोमोडेशन में आप कंफ्यूज नहीं होना। कंसेशनल अकोमोडेशन कुछ नहीं है, रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है, उसे करना है लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय अगर दिया होगा। ठीक, बाकी ये रूल्स आपने किए हैं। ठीक है, कंप्लीट है।